Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 8th की सोशल साइंस ज्योग्राफी के पार्ट इंडस्ट्री की स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने इंडस्ट्रीज की 2 वीडियोस अपलोड कर लिए हैं, स्टडी कर ली। हमने देखा है कि इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री किस तरह की एक्टिविटी होती है। मैं बता देता हूँ कि इंडस्ट्री एक सेकेंडरी एक्टिविटी है। इसके अलावा भी हमने इंडस्ट्री के कुछ फैक्टर्स थे, इंडस्ट्री के जो टाइप थे, कितने प्रकार की इंडस्ट्री होती है, ये भी एक वीडियो में स्टडी की थी। आज हम भारत की कुछ विशेष इंडस्ट्रीज की स्टडी करेंगे जो भारत में विशेष तरह की, जैसे कॉटन इंडस्ट्री है ना, आयरन इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, गोल्ड इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है। उनकी अलग अलग लेवल पर स्टडी करेंगे और उनकी तुलना हम वर्ल्ड की अदर इंडस्ट्री के साथ में भी करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। देखते हैं फैक्टर अफेक्ट इंडस्ट्रीज। हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी बातें इंडस्ट्री को प्रभावित करती है, इंडस्ट्री के लिए कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए, है ना। द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री आर अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो एक तो है लोकेशन की, इंडस्ट्री किस लोकेशन में होनी चाहिए, है ना। स्थिति का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी स्थिति नहीं है, लोकेशन अगर सूटेबल नहीं है, तो इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती। और इसके अलावा रॉ मटेरियल जो है वो भी इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडस्ट्री ज़्यादा उन्हीं जगह पर इस्टेब्लिश होती है जो रॉ मटेरियल ज़्यादा होता है। जैसे लैंड जो होता है, लैंड की अवेलेबिलिटी इंडस्ट्री को प्रभावित करती है, वाटर की अवेलेबिलिटी भी, लेबर की अवेलेबिलिटी भी, पावर, कैपिटल, है ना, और ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे, ट्रेन से जुड़ा होना चाहिए, और मार्केट नज़दीक होना चाहिए। ये सभी चीज़ें इंडस्ट्री को प्रभावित करती है। ये सब चीज़ें होगी तब इंडस्ट्री अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकेगी। आगे हम इनको और पढ़ते हैं। हाउ गवर्नमेंट हेल्प्स इन इंस्टॉलिंग इंडस्ट्री। अब ये जानना है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री को डेवलप करने में कैसे हेल्प करती है। क्या गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रखती है कि लोग इंडस्ट्री लगाएं? तो वो देखते हैं। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स, सब्सिडाइज्ड पावर, lower transport cost, other infrastructure so that industries may be located in backward classes। गवर्नमेंट क्या करती है, इंडस्ट्रीज को पूरे भारत में, कभी कभी क्या होती है एक ही जगह पे इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है, तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि एक सभी इंडस्ट्री एक जगह सेंटर्ड हो जाए, क्योंकि उससे मोनोपोली होती है। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडस्ट्री पूरे देश में लगे, भारत के हर कोने में उद्योग लगे। तो इसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, सब्सिडी देती है, उनको पावर देती है, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देती है कि आप अगर रिमोट एरिया में, बैकवर्ड एरिया में, जैसे मैं कह दूं राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में अगर इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट में छूट मिलेगी, आपको बिजली की यूनिट्स में छूट मिलेगी, आपको वहाँ इंडस्ट्री लगाने में सब्सिडीज मिलेगी, ये सब छूट देती है। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इंडस्ट्रीज में बी लोकेटेड इन द बैकवर्ड एरिया। इस तरह गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज देती है ताकि इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरिया में डेवलप हो सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड टू द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द टाउन एंड सिटीज़। और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उससे टाउन और सिटीज़ का डेवलपमेंट होता है। जहाँ इंडस्ट्री लग जाती है वहाँ शहर डेवलप होने लग जाती है, मार्केट डेवलप होने लग जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट हेल्प करती है इंडस्ट्री को इंस्टॉल करने में। आगे और पढ़ते हैं हम। इंडस्ट्री सिस्टम क्या होता है, इंडस्ट्री चलती कैसे है। इंडस्ट्री के लिए हमें सबसे पहले इनपुट चाहिए। इनपुट के रूप में हमारा रॉ मटेरियल है, ट्रांसपोर्ट है। जो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए सबसे पहले चीज़ चाहिए, है ना, वो क्या है। द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल। सबसे पहले इनपुट रॉ मटेरियल है, लेबर होती है, और कॉस्ट ऑफ द लैंड, है ना, ये भी इनपुट है। ट्रांसपोर्टेशन इनपुट है, पावर इनपुट है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी क्या है, इनपुट है। ये सब चीज़ें इनपुट है ना। अब इस इनपुट की क्या प्रोसेसिंग होती है। जैसे आपका रॉ मटेरियल है, वो आपके पास लेबर है, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन, आपके पास पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप उसको प्रोसेस करते हैं, है ना, बनाते हैं। क्या करते हैं, द प्रोसेस इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फर्निश्ड वन। अब ये प्रोसेस क्या होता है, रॉ मटेरियल जो भी होता है उसको एक फर्निश्ड मटेरियल के रूप में, एक रेडी मटेरियल के रूप में, एक यूजेबल मटेरियल के रूप में प्रिपेयर करती है। अब देखते हैं आउटपुट क्या है। आउटपुट आर द प्रोडक्ट जो आप इनपुट से का प्रोसेस करते हैं, और जो प्रोसेस होने के बाद जो चीज़ निकलती है वो आउटपुट कहलाती है। वो क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है। तो वो आउटपुट है, तो ध्यान दें, आउटपुट्स आर द प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। और इसी आउटपुट से ही इनकम ली जाती है। मार्केट में यही आता है, जो कुछ भी चीज़ आप मार्केट में देख रहे हैं,
जो आप परचेज करते हैं, बिस्किट देख लीजिए, चिप्स देख लीजिए, कपड़े देख लीजिए, जो कुछ भी चीज़ें, टीवी, फर्नीचर, है ना, बेडशीट, कंबल, कपड़े, जो कुछ भी चीज़, शूज, चप्पल, साबुन, तेल, जो भी है, दीज ऑल हैव टू पास दीज 3 प्रोसेस। इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट के रूप में मार्केट में अवेलेबल होती है। आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर। अब कभी कभी क्या होता है, इंडस्ट्री में डिजास्टर हो जाता है, इंडस्ट्री में क्लाइमेटीज आ जाती है। एक फेमस क्लाइमेटीज इंडिया में हुई है भोपाल गैस डिजास्टर। भोपाल में गैस की ट्रेजेडी हो गई थी, कुछ विषैली गैस लीकेज हो गई थी, हजारों लोग वहाँ मारे गए थे, है ना। तो उसको देखते हैं। In industries, accident or disaster mainly occur due to the technical failure or irresponsible handling of the hazardous materials। क्या होता है कि जब भी कोई इंडस्ट्री होती है उसके अंदर एक्सीडेंट वगैरह होते ही रहते हैं, जो जिनका कारण या तो टेक्निकल फेलियर हो जाता है ना, या जो हैंडल करने में इररेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। One of the worst industrial disaster of the all time occurred in Bhopal on 3 December 1984 occur 1:30 है ना, 1:30 रात को हुआ था ये। इट वॉज अ टेक्निकल एक्सीडेंट इन विच हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस अलोंग विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड अदर रिएक्शन प्रोडक्ट लीक्ड आउट ऑफ द पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ द यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, उसके अंदर MIC मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है वो लीकेज हो गई थी, जो काफ़ी पॉइजनस और जहरीली गैस है, वो उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी नुकसान हो गया था। क्या हुआ देखते हैं। ऑफिशियल दे टोल्स अबाउट वॉज 3,593 इन 1989, thousands and who survived still suffer one or many ailments like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorders। मतलब जो कुछ लोग तो मारे भी गए थे, जो कुछ बच गए थे उन पे बहुत बुरा प्रभाव है, जिनका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। आगे वाली पीढ़ियों के अंदर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। अब हमने पढ़ लिया। अब हम अलग अलग इंडस्ट्री की स्टडी करेंगे। आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या है देखते हैं। इनपुट क्या है आयरन और इंडस्ट्री का? रॉ मटेरियल आयरन ओर होता है, कोयला मिलेगा आपको, क्योंकि आयरन ओर तो मटेरियल है। आयरन को गर्म करने के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है, लाइम स्टोन की जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है, कैपिटल पैसे की जरूरत पड़ती है, साइट स्थान की जरूरत पड़ती है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और इनटू स्टील। इस आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट किया जाता है ना, थ्रू ब्लास्ट फर्नेसेस। बड़ी बड़ी भट्टियाँ लगती है इस तरह से। देखो ये देखो, आयरन और लाइम स्टोन एंड कोक यहाँ से डाली जाती है, यहाँ से इसके अंदर डालते हैं। ब्लास्ट फर्नेसेज है, तो यहाँ से गरम होता है, ये हॉट एयर निकलने का रास्ता है। यहाँ से सब चीज़ें हट जाने के बाद में लोहा गर्म होकर के इस साइड से बाहर निकल जाता है, और इस साइड से जो अलग कचरा जो होता है उस साइड से बाहर निकल जाता है। तो ये तरीका है ना। आउटपुट क्या है? आउटपुट ऑब्टेन्ड इज ए स्टील इन विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल, है ना। अब स्टील निकलता है, ये स्टील भी दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के रूप में काम में आता है। जैसे कि कोई दूसरी फैक्ट्री लगाई आपने कार मेकिंग की फैक्ट्री लगाई, तो कार मेकिंग की फैक्ट्री के अंदर जो आयरन है, जो स्टील है, वो एक रॉ मटेरियल के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि वो उसी मटेरियल से एक नई चीज़ बनाएंगे, वो फिनिश्ड मटेरियल बनाएंगे। तो क्या बन जाएगा? वो आयरन स्टील के लिए आयरन और रॉ मटेरियल है, और दूसरी इंडस्ट्री के लिए स्टील रॉ मटेरियल है। तो ये सी चेन चलती रहती है। आगे और देखते हैं। यूजेज ऑफ स्टील इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में स्टील कहाँ काम आता है? स्टील इज यूज्ड ऑफन कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री। स्टील के बिना कुछ नहीं होता, स्टील मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन कहलाता है। ऑयल वेल्स वर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरीज, है ना। जो तेल के कुएं जो तो मशीन के ड्रिल से बनाए जाते हैं। स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल, जो ऑयल ट्रांसपोर्ट की जो पाइपलाइन होती है वो स्टील की बनी होती है। मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट, फार्म मशीनरीज आर मोस्टली स्टील, लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क्स, है ना। तो स्टील का प्रयोग हमारे जीवन में हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब स्टील की चीज़ें हैं जो हमारे डेली जीवन में काम में आती रहती है। आगे देखते हैं। स्टील प्लांट इन इंडिया। इंडिया में स्टील प्लांट कहाँ है? भिलाई, दुर्गापुर, है ना, बनपुर,
जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका। ये जो एरिया है जो मैंने अभी आपको यहाँ तक बताया है, ये मोस्टली झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, थोड़ा बहुत बिहार और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अंदर ज़्यादा मिलता है ना। विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सेलम इन तमिलनाडु और अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। ये सभी लोकल सोर्सेज डेवलप करते हैं। आप देख सकते हैं, देखो इंडस्ट्री जो है ज़्यादातर आयरन और स्टील यहाँ इसी क्षेत्र में निकलता है, ये इसी क्षेत्र के अंदर। यहाँ झारखंड का बोकारो, भिलाई, राउरकेला, हजारीबाग, छोटानागपुर का पठार यहीं पे है और यहीं पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स निकलते हैं। तो इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा यहीं होती है। फिर भी कुछ साउथ में भी इंडस्ट्री डेवलप हो रखी है। ये स्टील प्लांट की इंडस्ट्री है सब। आगे और पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं टिस्को क्या है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को प्राइवेट ओवन्ड है, 1907 से चल रही है। रांचो जमशेदपुर के अंदर है, इसको रांची कहते हैं, है ना। रॉ मटेरियल कोल फ्रॉम द झारिया कोल फील्ड, झारिया कोयले की खदान है, वहाँ से कोयला लिया जाता है। आयरन और लाइमस्टोन, डोलेमाइट, मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ से ये अलग रॉ मटेरियल ग्रुप में लाया जाता है। वाटर खारकई एंड सुबर्धन रेखा रिवर एक है, उससे पानी लिया जाता है। आगे देखते हैं। ये इस तरह से ये एक रिवर है ना। इसके आसपास में इंडस्ट्री जनरल ये नक्शा दिखाया गया कि इंडस्ट्री के डेवलप होने के लिए सूटेबल क्षेत्र के आप देख सकते हैं। इसके पास में ज़्यादा है। यहाँ देखो ये क्षेत्र खाली है क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। आप यहाँ भी देख सकते हैं बिल्कुल खाली है क्योंकि अब पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। जब तक पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तब तक कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकेगी। पानी, ट्रांसपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। आगे देखते हैं। पिट्सबर्ग फॉरेनर इंडस्ट्रियल प्लांट है, क्षेत्र है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है। ये शिपिंग और वहाँ पे होता है। फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे वहाँ पे है, मतलब ग्रेट वे अमेरिका के अंदर है, जो पानी एक झील है, नदियाँ उसमें आकर गिरती है। तो उससे जो नदियाँ आकर के उसमें गिरती हैं तो उस नदी और उस ग्रेट लेक के आसपास में इंडस्ट्री ज़्यादा है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो इजी है, क्योंकि पानी की नदी के अंदर ही बोट के माध्यम से माल को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, इसमें खर्चा बहुत कम आता है। सप्लाई, वाटर सप्लाई, ओयो है ना, मोनोगाहेला एंड अलेगनी रिवर्स, ये वहाँ की नदियाँ जहाँ से पानी की सप्लाई की जाती है। ये अमेरिका का औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे हमने इंडिया का पढ़ा था, अमेरिका, क्योंकि वर्ल्ड लेवल की ज्योग्राफी इसी में साथ में आएगी। आगे देखते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रॉ मटेरियल कॉटन है, वूल है, सिल्क है, जूट है, फ्लेक्स है, वूल है, सिल्क है ना, कॉटन है, रिपीट हो गए हैं, लिनन है, अदर जूट के मेटल भी आते हैं। मैन मेड फाइबर नायलॉन है, पॉलिस्टर है ना, एक्रिलिक है और रेयान, ये सब कुछ ह्यूमन मेड पॉलिस्टर हैं जो इसके काम में आते हैं। इसके अलावा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पांडिचेरी, पानीपत, यहाँ पे ये इंडस्ट्री, इन एरियाज़ के अंदर कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जैसे कि पंजाब में कॉटन ज़्यादा होती है तो यहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, जो अरब सागर के किनारे जो हैं वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री ज़्यादा है क्योंकि वहाँ कॉटन ज़्यादा होती है ना। और पांडिचेरी, पानीपत के अंदर जो कि हरियाणा और पंजाब का भाग है वहाँ भी इंडस्ट्री ज़्यादा चलती है क्योंकि वहाँ कॉटन की अवेलेबिलिटी है। आगे देखते हैं। अहमदाबाद, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैनचेस्टर एक वर्ल्ड लेवल पर एक मार्केट है जहाँ पर सबसे पहले और वर्तमान में सबसे ज़्यादा कपड़े की इंडस्ट्री और कपड़े का प्रोडक्शन होता है। वो तो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, तो उसी को देखना है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है क्योंकि भारत में ज़्यादातर जितनी भी कॉटन इंडस्ट्री जो है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो अहमदाबाद के अंदर है। साबरमती रिवर से पानी लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट 1859 के अंदर हुई थी। इट बिकम्स soon become the second largest textile city in India, और अहमदाबाद इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन गई है। और क्या अहमदाबाद के बारे में, रॉ मटेरियल कॉटन लेते हैं, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर उनको चाहिए होती है। द क्लाइमेट इज आइडियल फॉर द स्पिनिंग एंड वीविंग। अहमदाबाद का जो एरिया है वो कॉटन की जो चीज़ें होती है उनको सुखाने, पॉलिश करने
धूप की काफ़ी ज़रूरत होती है ना, तो कॉटन का क्लाइमेट इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आगे और देखते हैं ओसाका, जो जापान का एक औद्योगिक क्षेत्र है, उसकी बात करते हैं। मेन चेस्ट ऑफ जापान, इट इज़ द इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर इन जापान। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वार्म है लेकिन ह्यूमिड भी है, नमी भी है उसके अंदर। क्लाइमेट इज वेल सूट टू स्पिन एंड वीवरिंग रिवर, यूडो रिवर से वो पानी लेते हैं। लेबर इजीली अवेलेबल, वहाँ लेबर जो आसानी से मिल जाती है। सो फिर ओसाका के बारे में, ओसाका डिपेंड्स इंपोर्ट रॉ मटेरियल। ओसाका जो जापान का है, वहाँ रॉ मटेरियल जैसे मैं कह दूँ कि कॉटन है ही नहीं, वो कॉटन को इंपोर्ट करते हैं इंडिया से। टोटली ओसाका इंपोर्ट पे डिपेंड है। इंपोर्टेड फ्रॉम रॉ मटेरियल, कॉटन इज इंपोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएस से कॉटन इजिप्ट की जाती है, इंपोर्ट की जाती है। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड के साथ में फॉलो करें, है ना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।